हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष पर स्वागत है। आज से हम आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी कवर कराएंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 6 और 7 मई की। आपने सुना होगा कि डायनासोर की हड्डियां मिली हैं, जो कि 100 मिलियन ईयर्स पुरानी थी। ये हड्डियां कहाँ पर मिली हैं? तो ये डायनासोर की हड्डियां मिली हैं खासी हिल के आसपास, मेघालय में। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो खासी और गारो हिल्स हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। जो डायनासोर का टाइप है, किस प्रकार के डायनासोर मिले हैं? तो वो जो डायनासोर हैं, वो उनको कहते हैं सोरोपोड्स डायनासोर, जिनकी पहचान है इनकी गर्दन जो होती है वो काफी लंबी होती है, सिर छोटा होता है और इनकी एक लंबी पूंछ होती है। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट्स के बारे में, जो कि डायनासोर से रिलेटेड है। जैसे कि डायनासोर जो शब्द है वो एक कौन सा शब्द है? ये एक यूनानी शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? बड़ी छिपकली इसका अर्थ होता है। डायनासोर से संबंधित कुछ काल हैं, तो 3 जो काल हैं, पीरियड हैं, वो डायनासोर से रिलेटेड हैं। जिसमें पहला काल आता है ट्राइएसिक काल या पीरियड। जो ट्राइएसिक पीरियड का जो काल है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका काल आता है 252 से लेकर के 201 मिलियन ईयर्स एगो। या फिर कह सकते हैं 25 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक ट्राइएसिक काल रहा। यहाँ से डायनासोर की शुरुआत हुई। फिर बात करते हैं जुरासिक काल की। तो जुरासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 201 मिलियन ईयर्स से लेकर के 145 मिलियन ईयर्स तक का काल कहलाता है जुरासिक काल। अगर आपसे पूछा जाए कि डायनासोर का स्वर्णिम काल कौन सा कहलाता है, तो वह है जुरासिक काल। इसी को ही कहते हैं डायनासोर का स्वर्णिम काल। फिर बात करते हैं क्रिटेशियस काल की। क्रिटेशियस काल 201 से लेकर 145 तक जुरासिक काल था। तो 145 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 66 मिलियन ईयर्स एगो तक क्रिटेशियस काल रहा। अब तक जितने भी डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो ज्यादातर क्रिटेशियस काल के हैं। सोरोपोड्स डायनासोर के जो हड्डियां प्राप्त हुई, वो भी क्रिटेशियस काल की रही। ये तीनों ही काल आपके मेसोजोइक एरा में आते हैं। मेसोजोइक एरा या युग में ये तीनों काल आते हैं। ये तो बात रही स्टैटिक पॉइंट्स की डायनासोर के लिए। बात करते हैं मेघालय की। तो कुछ जानकारी आपको होना चाहिए मेघालय के बारे में। जैसे इसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग है। इसी को ही पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव भी मेघालय में है, जिसका नाम है मोलिनोंग। गारो और खासी की पहाड़ियां मेघालय में पाई जाती हैं। इन्हीं के नाम से ट्राइब भी है। गारो और खासी जो ट्राइब हैं, जनजातियां हैं, ये भी मेघालय में पाई जाती हैं।
मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा हैं। इसके गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ये कोई नई योजना नहीं है, इससे पहले ये लॉन्च हो चुकी है 1 जून 2018 को। बस इसमें थोड़ा-सा चेंज किया गया है। इसमें पत्रकारों के लिए क्लॉज़ डाला गया है, जिससे कि पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा सके। एक पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट है कि ओडिशा ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स घोषित किया है और इसका जो कवर है, वो है 2 लाख रुपए अगर इनको कोरोना हो जाता है और अगर दुर्भाग्यवश ड्यूटी करते समय कोविड-19 से ये मरने वाले जो भी पत्रकार हैं, उनके परिवार वालों को 15 लाख रुपए तक का असिस्टेंस दिया जाएगा। इस स्वास्थ्य बीमा योजना में ये क्लोज रखे गए हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट के बारे में। ये जो आपकी बीमा योजना है, ये गोपबंधु दास के नाम से रखी गई है। गोपबंधु दास उड़ीसा के एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे, स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार भी रहे हैं। इनको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि उत्कलमणि, दरिद्र सखा। इन्होंने एक दैनिक पत्र भी निकाला जिसका नाम था समाज। ये समाज के संपादक रहे। उड़ीसा की राजधानी आप सभी को पता ही होगा, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, जिसके सीएम हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा डे एक मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी कहा जाता है। उड़ीसा की सबसे ऊंची पहाड़ी देवमली पहाड़ी कहलाती है। इसका लोक नृत्य छऊ है। छऊ लोक नृत्य और भी राज्यों में होता है, जैसे कि बंगाल और झारखंड में भी आपको ये नृत्य देखने को मिल जाएगा। उड़ीसा की हाई कोर्ट कटक में है। उड़ीसा में एक फेमस टेम्पल भी है जिसको ब्लैक पगोडा कहा जाता है, जिसका नाम है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क उड़ीसा में है। फिर एक और न्यूज हाईलाइट है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहां पर बन रहा है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज कहां पर है? तो ये पुर्तगाल में बन रहा है, जिसका नाम रखा गया है अरोका 516। 516 क्या है? ये इसकी लंबाई है ब्रिज की। अगर फीट की बात करें तो ये 1693 फीट लंबाई है। नदी के तल से ऊंचाई की बात करें तो ये 175 मीटर ऊंचाई पर बना है। अगर फीट में बात करें तो 574 फीट ऊंचा है। ये पाइबा नदी के ऊपर बना हुआ है। स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं पुर्तगाल के, वो हैं मार्सेलो रेवेलो डी सूसा। कैपिटल है पुर्तगाल की लिस्बन, जो कि इंपॉर्टेंट है। करेंसी यूरो है। आप सभी ने एक नाम सुना होगा वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा पहला यूरोपियन था जो भारत में आया, तो उसके पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहला यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन जो भारत आया, तो वो है वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा अफ्रीका होते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते कहां पर पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे कालीकट। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस रास्ते से वास्को डिगामा आए थे, तो अफ्रीका होते हुए कैप ऑफ गुड होप के रास्ते कालीकट पहुंचे। और आप सभी को पता ही होगा कालीकट कहाँ है, तो कालीकट केरल में है।
आज की डेट में कालीकट का नाम क्या है? तो कालीकट को आज की डेट में बोलते हैं कोझिकोड। कोझिकोड। वास्को ड गामा किस ईयर में भारत पहुंचे? ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 20 मई 1498 में ये भारत पहुंचे थे। जब ये भारत पहुंचे तो उस समय हिंदू रूलर कौन था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो उस समय वास्को डी गामा का स्वागत किया था जमोरिन ने। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा को तट तक पहुंचाने में किसने सहायता की थी? तो तट तक पहुंचाने में वास्को डी गामा की सहायता अब्दुल माजिद ने की थी। अब्दुल माजिद ने, जो कि एक गुजराती नाविक हैं, इन्होंने वास्को डी गामा की सहायता की थी तट तक पहुंचाने में। बात करें कि वास्को डी गामा की शिप का नाम क्या था, तो इनके शिप का जो नाम था वो था साओ गैब्रियल। शिप का नाम है साओ साओ गैब्रियल। अब आगे बात करते हैं कि इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है 6 मई। इसका सिंबल है लाइट ब्लू रिबन। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को। इसकी तारीख फिक्स नहीं होती, इसकी तारीख डिसाइड करता है IAAF, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, जिसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 में स्टॉकहोम में की गई। स्टॉकहोम आपको पता है स्वीडन की राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, जिसके प्रेसिडेंट हैं IAAF के सेबेस्टियन को। फिर एक न्यूज आपके न्यूज चैनल में दिखाई जा रही है, चौधरी अजीत सिंह का भी हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिस पार्टी का नाम है RLD, राष्ट्रीय लोक दल, जिसकी स्थापना 1996 में की गई। ये यूपी के बागपत से 7 बार सांसद भी रहे। मनमोहन सिंह की सरकार में ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे, सिविल एविएशन मंत्री भी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये केंद्रीय कृषि मंत्री रहे। अजीत सिंह के पिता का नाम चौधरी चरण सिंह है और चौधरी चरण सिंह के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि ये देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह को चैंपियन ऑफ पीजेंट्स राइट्स भी कहा जाता था। किसान आंदोलन का इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जैन 1980 तक प्रधानमंत्री बने। वी कल्याणम का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव रहे। किस देश ने बच्चों के लिए विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी? तो वो है कनाडा। कनाडा ने पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है जो कि बच्चों के लिए है और उन बच्चों का एज ग्रुप रहेगा 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए। वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है? वो है फाइजर। फाइजर ने उस वैक्सीन को बनाया है। कौन सा देश है जो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा? सऊदी अरब ने हाल ही में घोषणा की है कि वह नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल होगा। इसमें जो शामिल देश हैं वो हैं कनाडा, अमेरिका, कतर, नॉर्वे। नेट जीरो को कार्बन न्यूट्रलिटी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड उत्सर्जित होगी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाया जाएगा। ये आपका एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यू हो रहे हैं उस पर ये लोग फोकस बनाकर रखेंगे। इसके अलावा भारत की अगर बात कर लें तो भारत ने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड या फिर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के प्रयास किए हैं। भारत ने पेरिस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि किए थे अप्रैल 2016 में। इस हस्ताक्षर का उद्देश्य था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। अगर भारत की बात करें तो 2030 तक भारत ने अपना टारगेट रखा है कि 2030 तक जो उत्सर्जन होगा कार्बन का वो 33 से लेकर के 35% तक कम किया जाएगा। साथ में एक और भी क्लोज आता है पेरिस समझौते के अंतर्गत कि भारत 2030 तक वनों के माध्यम से जो एडिशनल जो वन होंगे उसके द्वारा 2.5 से लेकर के 3 बिलियन तक टन, साथ ही 2030 तक अतिरिक्त वनों के माध्यम से 2.5 से लेकर के 3 बिलियन तक CO2 को कम किया जाएगा। ये भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की। अभी हाल ही में G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जो कि लंदन में हुई है। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पार्टिसिपेट किया। G7 आप लोगों ने सुना ही होगा कि 7 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें आपके शामिल हैं यूके, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, फ्रांस और USA। ये आपकी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है। इसके अलावा आपके हेड भी साल में एक बार मीटिंग करते हैं। तो 47th की जो मीटिंग चल रही है वो 2021 में हो रही है, जो कि यूके में चलेगी। 48 की जो मीटिंग है 2022 में होगी, जो कि जर्मनी में होगी। 49th G7 समिट जापान में होगी। और 50 G7 समिट 2024 इटली में होगी। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी। आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के और प्लस स्टैटिक जीके के नोट्स मिलेंगे। आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक के पॉइंट्स बताए जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस विद आशीष पर बने रहने के लिए धन्यवाद।